हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का। यह है तीसरा अध्याय और पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इसका हम तीसरे अध्याय को हम पहले ही एक पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम कवर करने वाले हैं हिटलर के उदय के बारे में। इससे पहले हमने नासीवाद और अमेरिका में मंदी कैसे आता है, प्रथम विश्व युद्ध कैसे होता है और कब से कब होता है और समाप्त कब होता है, इन सारी बातों को हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय, और यह क्लास 9 जो कि विश्व इतिहास है। विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट आपको बातें बताई गई है जो कि विश्व इतिहास में घटना घटित हुई है, वो कैसे भारत पर प्रभाव डालता है। इन सारे बातों को भी यहाँ पर चर्चा इस अध्याय में और क्लास 9th और 10th में की गई है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं हिटलर का उदय। हिटलर का उदय में हम पढ़ेंगे कैसे उसका आगमन होता है, कैसे उसके कारण फिर से युद्ध होते हैं। सारे बात हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है तो अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। कहाँ जन्म हुआ? तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ। कब हुआ? तो 1889 में। याद रखेंगे, बहुत बार इसके जन्म को ही पूछ देता है। कहाँ पर हुआ? तो ये तो आपको याद ही होगा, ऑस्ट्रिया में होता है। आगे है कि रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा लिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम करता है। फौजी में जाता है प्रथम विश्व युद्ध में और कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तगमे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया था। वर्साई की संधि होती है तो वो आग बबूला हो जाता है। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। कब? तो 1919 में। किस पार्टी में? जर्मन वर्कर्स नामक पार्टी में वह सदस्यता लेता है। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। किसमें शामिल हुआ? जर्मन वर्कर्स। इसका नाम क्या दिया? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। कब हुआ? 1919। जन्म बताएंगे हिटलर का 1889। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ये सारे बात क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो आगे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम उसने दिया और इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। नाज़ी पार्टी कौन बना? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसको बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को किस नाम से जाना गया? नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट थे जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखेंगे। अगला है कि पॉइंट 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। कब? तो 1923 में बवेरिया पर कब्जा करेगा, बर्लिन पर चढ़ाई करेगा और सत्ता पर कब्जा करेगा। 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। कब? 1923 में। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्या किया गया? उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ी ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुका था। काम धंधे बंद होते जा रहे थे। मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा ने लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद रखाई स्टॉन्ग के
राइख्सटाग के लिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले। 1932 आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। यहाँ पर ऊपर कुछ शब्द हैं, उसको भी हम देखेंगे। नए शब्द में प्रोपेगेंडा था, तो प्रोपेगेंडा ये जो देख रहे हैं, हिटलर का स्वागत करते हुए न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत। और यहाँ पर नए शब्द प्रोपेगेंडा में है कि जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार पोस्टरों, फिल्मों और भाषाओं आदि के माध्यम से, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। आगे यहाँ पर एक चित्रकारी दिया गया है, जो चित्रकारी में है कि न्यूरेमबर्ग रैली 1936 का चित्र है। और इसमें जो है इस तरह की रैलियाँ हर साल आयोजित की जाती थी। नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उसके लिए जो है उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। ये देख सकते हैं कितना भीड़ है। हिटलर क्या था? ज़बरदस्त वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था। हिटलर क्या था? ज़बरदस्त वक्ता था। उसका जोश, उसके शब्द लोगों को लोगों को हिलाकर रख देते थे। उसका शब्द, उसका जोश जो है लोगों को हिलाकर रख देता था। और वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। ये चित्र जो दिख रहा है, ये चित्र है हिटलर द्वारा SA और SS कतारों के सामने भाषण। यहाँ जो है लंबी और सीधी कतारों को देखिए, ये देख सकते हैं लंबी और सीधी कतारें, जो कि क्या है, इस तरह के चित्रों में जो है इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। आगे है आपका हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का असहस चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। ये बात हमने देखा। अब क्या देखिए, लोकतंत्र का ध्वंस में क्या है कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी, याद रखिएगा 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर पद पर संभालने का न्योता देता है और यह मंत्रिपद का सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी राष्ट्रवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग कर दिया। जो लोकतांत्रिक संरचना थी और जो भी शासन था उसको ख़त्म कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। फरवरी में क्या होता है, संसद भवन में अग्निकांड होता है और उससे क्या होता है, और रास्ता उसका आसान हुआ। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश मतलब फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए क्या किया गया, निलंबित कर दिया गया। और अग्निकांड होता है, अध्यादेश लाता है 28 फरवरी 1933 को, और सारे अधिकार जैसे प्रेस, सभा, अभिव्यक्ति ये सारे हो गए बंद। अब क्या होता है, तो वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद हिटलर क्या करता है, इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात
उसके बाद जो है कम्युनिस्ट पर वो निशाना साधता है, उसको क्या करता है, तो रात जो है कंटेंशन कैंपों में बंद कर देता है और कम्युनिस्ट पर जो है बर्बर दमन किया गया। कम्युनिस्टों को क्या किया, बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले बस मात्र कितना 5 लाख आबादी था, किसका, ड्यूसल डार्फ का 5 लाख आबादी था। शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों को बची कुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। कितनी, तो सिर्फ कम्युनिस्ट की 1440 फाइल जो है सिर्फ कम्युनिस्ट की थी 6808 में। यहाँ पर जो 5 लाख लोग थे जो उनको गिरफ्तार किए गए थे, और जो 25 यहाँ पर याद रखेंगे शहर के जो हैं लोग, गिरफ्तार आबादी वाले जो शहर था ड्यूसल्सडॉर्फ, शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ फाइल कम्युनिस्ट की थी। इन नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, यहाँ पर कम्युनिस्ट ही नहीं गए, नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। कितने, तो 52। 3 मार्च 1933 की प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया 3 मार्च को। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान किया गया। कब आता है कानून, तो 3 मार्च 1933 को। इससे वो क्या हो गया, जर्मन में जो है अब तानाशाही शासन शुरू हो गया। और उसके बाद क्या होता है, तो नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का जो है पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरी समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टाम्प ट्रूपर्स SA के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज पुलिस और SS अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD का भी गठन किया गया। इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाज़ी राज को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो को यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद कर दिया जा सकता था। इसमें जो है गेस्टापो को ये यंत्रणा गृहों में से किसी को भी बंद किया जा सकता था। यहाँ पर नया शब्द है कंसंट्रेशन कैंप, जो ऐसे स्थान जहाँ पर जो है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद करके रखा जाता था। और यह कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। और उसके बाद जो है उसके बाद ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर एक चित्र है, पोस्टर में घोषणा आपकी फॉक्सवागन क्या है, तो इस पोस्टर के जरिए जो है यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। पुनर्निर्माण देखेंगे तो पुनर्निर्माण, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री एक थे ह्यूलारमार साख्त को सौंपी। साख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जा रहे रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जर्मन की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन है। और यहाँ पर मशहूर जो सुपर हाईवे है और जनता की कार फॉक्सवैगन जो है, ये बहुत ही इसी योजना की देन है।
उसके बाद विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में ही उसने जो है लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिला लिया। क्या किया? 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिलाता है, मतलब एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा देता है और 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लेता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, आगे है कि इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी मिली इस कामयाबी से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो नासी का विस्तार कैसे होता है। ये आपका जर्मनी हो गया, ठीक। और 72 जर्मनी है, यह आपका हो गया। और धुरी शक्तियों की मदद देने वाले देश जो फिनलैंड हो गए, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया। और जर्मन कब्जे वाले देश में आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है, नॉर्वे, यहाँ पर लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, फ्रांस, बेल्जियम और डेनमार्क, ये सारे जो हैं, यूगोस्लाविया, ग्रीस, ट्यूनीशिया, ये सारे जो हैं इटली, जर्मन कब्जे वाले इलाके थे। और इटली और उसका इलाका क्या था? तो इटली का इलाका ये था जो कुछ अल्बानिया का भी आता था। और तटस्थ कौन देश था? तटस्थ था स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सारे तटस्थ देश थे। और इधर सोवियत संघ था, इधर तुर्की था, इधर जो है सीरिया, इराक था, और इधर अल्जीरिया, मॉस्को, ब्रिटेन इधर था, ठीक। अब आगे देखिए क्या होता है। तो हिटलर यहीं नहीं रुका, हिटलर यहीं नहीं रुकता है। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मन में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। कब? तो 1939 सितंबर को पोलैंड पर हमला करता है। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, और इसके साथ ही जो फ्रांस और इंग्लैंड से उसका युद्ध शुरू होता है। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। कब? तो जर्मनी ने इटली और किसके साथ? जापान के साथ 1940 में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करता है। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मन का समर्थन वाली कठपुतली सरकारें बैठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। कब? 1940 में ही जो है जर्मनी करता है किससे संधि? तो इटली और जापान से। इसको त्रिपक्षीय संधि कहते हैं। देखिए आगे क्या है। तो हिटलर जो है अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह, मतलब लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में सोवियत संघ पर उसने हमला कर दिया। कब किया? तो जून 1941 में। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, बहुत ही ऐतिहासिक, मतलब ये बहुत ही एक तरह से कहिए इसका विनाश का कारण यही बनता है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। कहाँ? तो पूर्वी भाग में जब सोवियत संघ पर हमला करता है तो सोवियत सेनाएं इसको
पूरा जो है तोड़ रहा था, जर्मनों को क्या कर रहा था, नाको चना चबा रहा था। मतलब ये जो एक मुहावरा है मतलब पूरा जो है इसको बर्बाद कर रहा था। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कौन थे? तो स्टालिन थे। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। कहाँ? तो बर्लिन के बीचों बीच। इस घटनाक्रम ने आगामी आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। और यही घटना जो है पूर्वी यूरोप था उस पर सोवियत का वर्चस्व स्थापित होता है। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। अपने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। क्या था उसने? फ्रेंच इंडो चाइना पर जापान ने कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिका नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। अब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। और अमेरिका ने यहाँ पर जब जो है जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है, तो अमेरिका भी इसमें शामिल होता है। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान में हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। मई 1945 में हिटलर की जो है पराजय होती है उसकी मृत्यु के बाद, और जो है जापान में हिरोशिमा पर नागासाकी पर बम गिरता है और इसी से ये जो है युद्ध समाप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त विवरणों के बाद अब जो है हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। ये क्या है? युद्ध के दौरान जो है नाज़ी जुल्मों की कहानी आपको यहाँ पर दिखाई गई, जो समाचार पत्रों में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हिटलर रिपोर्टेड डेड, मतलब अब वो मर गया है। यहाँ पर अब हम देखेंगे नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ी का विश्व दृष्टिकोण हम जो है इस पाठ को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले पाठ में हम पढ़ेंगे नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, ताकि हम छोटा वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएं और आप जो है उतना जो है आपको दिक्कत भी ना हो पढ़ने में। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, जो कि आपका होगा हिटलर के बाद के जो काम है वो नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के जो तीसरे अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसके तीसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे। उसमें हम चाहेंगे कि उसका जो ये चैप्टर है उसको हम समाप्त कर दें। 3 ही पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।